Good afternoon, students. Today we will continue our first chapter, Rise of Nationalism in Europe. We learn about that, and today we will learn about the making of nationalism in Europe. In your screen, you have seen till mid 18th century there was no concept of nation state in Europe. Society and politics was dominated aristocracy. To the west, the land was formed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe by vast estates which were cultivated by serfs. Emergence of working and middle classes due to industrialization in 19th century. Educated liberal middle classes popularized abolition of aristocratic privileges. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में राष्ट्र राज्य की कोई अवधारणा नहीं थी। जैसा कि आप देखोगे, अगर आप यूरोप का नक्शा देखोगे तो आपको उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। समाज और राजनीति में अभिजात वर्ग का वर्चस्व था। पश्चिम में भूमि काश्तकारों और छोटे मालिकों के द्वारा खेती की जाती थी, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप विशाल संपदा द्वारा, जो कि सर्फों द्वारा खेती की जाती थी। 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के कारण कामकाजी और मध्यम वर्ग का उदय, शिक्षित उदार मध्यम वर्ग ने कुलीन विशेषाधिकारों के उन्मूलन को लोकप्रिय बनाया। एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली landed socially and politically a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional dimensions. They owned estates in the countrywide and also townhouses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of peasants. सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक जैसी जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। And now we learn about liberal nationalism. What do you mean by liberal nationalism, or what did liberal nationalism stand for?
idea of national unity in early 19th century Europe were allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derived from the Latin word meaning free. For then new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। उदार राष्ट्रवाद देखो आपके इसमें दिया हुआ है, सहमति से सरकार, निरंकुशता का अंत, संविधान को अपनाना, संपत्ति के अधिकारों का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता, प्रतिनिधि सरकार के माध्यम से संसद। और दूसरा एक देखो, बाजार के लिए स्वतंत्रता, राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, माल और पूंजी की आवाजाही। 1834 में एक सीमा शुल्क संघ जोल्वेरिन था, उसको बनाया गया। संघ ने टेरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या कम कर दी, 30 से 2 से अधिक। ये आ रहा है बेटा समझ में, उदार राष्ट्रवाद। अब हम इंग्लिश में देखते हैं। लिबरल नेशनलिज्म, पॉलिटिकल स्फीयर एंड इकोनॉमिक स्फीयर, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, abolition of property rights, equality before law, representative government through parliament. And in economic sphere, freedom for market, removal of state imposed restrictions on movement of goods and capital. In 1834, a customs union, Zollverein, was formed. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. ये आया क्या बेटा समझ में? नहीं आया हो तो पूछ लेना। ये थी उदार राष्ट्रवाद की कल्पना। न्यू conservatism after 1815. After defeat of Napoleon, European governments were driven by a spirit of conservatism. Britain, Russia, Prussia and Austria drew the treaty 1815. Main motive was to undo the changes initiated by Napoleon and to restore monarchy. Provisions of Treaty of Vienna, 4 इसके पार्ट से देखो। फर्स्ट, रिस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी, टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक, prevented French expansion in future, Austria to control northern Italy, Prussia has given territories on its western border including Saxony, no change in German Confederation of 39 states, Russia to get Poland. आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था।
19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यवर्गों की यह जोरदार मांग थी। उदाहरण ले लें, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक को अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। दक्षिण में पॉन्डमॉन्ट में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों को बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। The revolutionaries. Establishment of secret societies to spread the ideas of nationalism and oppose conservatism. Mazzini viewed nation states to be necessary and opposed monarchy. Inspired other secret societies in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini joined one such society at Carbone. Later, he established two more secret societies, Young Italy in Marseille and then Young Europe in Bern. Conservative frightened by this move. क्रांतिकारी। राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने के लिए गुप्त समितियों की स्थापना और रूढ़िवाद का विरोध करें। मैज़िनी ने राष्ट्र राज्यों को आवश्यक माना और राजशाही का विरोध किया। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में अन्य गुप्त समाजों को प्रेरित किया। मैज़िनी कार्बनन में ऐसे ही एक समाज में शामिल हुए। बाद में उन्होंने मार्सिले में दो और गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना की और फिर बर्न में यंग यूरोप। कंजर्वेटिव उसके इस कदम से डर गया। The revolutionaries. Mazzini was a young revolutionary of Italy, born in Geneva in 1807. He became a member of the secret society of Carbonne as a young man of 24. He was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Laguna. Mazzini gave new idea nation states to be necessary and opposed monarchy. मोनार्की को उसने विरोध किया और राष्ट्र राज्य होना चाहिए ऐसी मांग किया, उसको समर्थन। द रिवोल्यूशनरीज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज to spread the idea of nationalism and oppose conservatism. Mazzini viewed nation states to be necessary
and opposed monarchy. Inspired other secret societies in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini joined one such society at Carbon. Later, he established two more secret societies, Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern. Conservative frightened by his move. क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने के लिए गुप्त समितियों की स्थापना और रूढ़िवाद का विरोध। मैज़िनी ने राष्ट्र राज्यों को आवश्यक माना और राजशाही का विरोध किया। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में अन्य गुप्त समाजों को प्रेरित किया। मैज़िनी कार्बनन में ऐसे ही एक समाज में शामिल हुए। बाद में उन्होंने मार्सिले में दो और गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना की और फिर बर्न में यंग यूरोप। कंजर्वेटिव उसके इस कदम से डर गए। रिवॉल्यूशनरी you understand by reading this slide. You can understand about revolutionaries. Now the age of revolutions, 1830 to 1848. The age of revolutions, 1830 to 1848. As conservative regime tried to control their power, liberalism and nationalism came to begin associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalism belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, and members of the common middle class. The first took place in France in July 1830. The Bourbon kings who had been क्रांतियों का युग। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूल के अध्यापक, क्लर्क और व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका, यानी उनको हटा दिया। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया और इस घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार
हुआ। डिवीजन ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848 can be divided under 3 stages. The romantic imagination and national feeling. Second, hunger, hardship and popular revolt. और तीसरा 1848 the revolution of the liberals. अब हम देखते हैं क्रांति के युग का विभाजन। और ये क्रांति की आयु कब से कब तक? 1830 से लेके 1848 तक। कितने साल हुए बेटा? 18 साल। ठीक है, इनको हम 3 भागों में, जैसे 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, रोमांटिक कल्पना और राष्ट्रीय भावना, भूख। दूसरा, कठिनाई और लोकप्रिय विद्रोह। और तीसरा, 1848 क्रांति उदारवादियों के द्वारा। आ रहा है बेटा समझ में?